गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि हम आपके जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज की स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी आपके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो ज्यादा जरूरी है थोड़े से उन सबको कवर करेंगे। राइट। अगर इसकी पीपीटीज चाहिए या कोई भी क्वेश्चन होता है इन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है दैट IMF। नाउ सबसे पहले मेजर क्वेश्चन यही हो जाता है कि व्हाट इज दिस IMF। तो इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, फाइनेंस को देखता है। नॉट ओनली यूएन के बट हाँ जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज है हमारे उन सबके फाइनेंस को मॉनिटर किया जाता है बाय IMF से ना। इन्होंने क्या निकाली, इन्होंने ना एक इंडेक्स निकाला। इंडेक्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लिस्ट निकाली जिसमें 174 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। राइट। एंड इन्होंने उन सारी कंट्रीज को क्या किया, कंपेयर किया, अलग अलग जो भी इनके क्या थे क्राइटेरिया से, एंड कंपेयर करके बताया कि यार कैसे किसी एक कंट्री की इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है या फिर कैसे किसी एक कंट्री की इकोनॉमी जो है कांस्टेंट हो गई है, बढ़ ही नहीं पा रही है। तो वो इस इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है। नाउ कुछ चीजें पहले इसके बारे में देख लीजिए कि जो IMF है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। राइट, जो 191 मेंबर्स के द्वारा फंड की जाती है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। ठीक है, तो मेंबर्स कितने हैं इसके, 174 मेंबर्स है, बट फंडिंग कितने मेंबर्स देते हैं, 191 मेंबर्स देते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग सिर्फ दो ही नंबर में कंफ्यूज हो जाओगे, पहला कितने मेंबर्स है, दूसरा कितने मेंबर्स फंडिंग देते हैं। ठीक है, तो याद रखना IMF के मेंबर्स कितने हैं, 174। फंडिंग कितने लोग दे रहे हैं, 191। अब ये लोगों, मेंबर्स का मतलब लोग नहीं है, मेंबर्स का मतलब है कंट्री होगी, मेंबर्स का मतलब है वहां के स्टेट्स हो गए। ठीक है, सो फंडिंग की कितनी है, 191। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS और ND, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेडक्वार्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और ये तो करंट अफेयर में तो तुम लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। चलिए, अब स्थापना कब की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब की गई है, दैट इज इन जुलाई ऑफ 1944। आगे के स्लाइड्स में हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ना ईयर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, वो मैं आपको उसी स्लाइड पे समझाऊंगी। ठीक है, लेटरली कितनी कंट्रीज के स्टार्ट किया गया था, 29 कंट्रीज के साथ जो है IMF ने अपनी शुरुआत करी थी। देखिए आज कहाँ पहुंच गई है, वो 174 कंट्रीज पे पहुंच गई है। बहुत ही बड़ा जंप जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नाउ अब इन्होंने इंडेक्स निकाला है। ठीक है, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, थोड़ा लिस्ट के बारे में भी देख लेते हैं ना। लिस्ट किसके ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अगेन AI ने यहां पे भी पीछा नहीं छोड़ा है। चलिए, जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने लोग थे, 174, क्योंकि IMF में कितने मेंबर्स है, 174। अब इस इंडेक्स ने कितने क्राइटेरियाज पे जो है ये लिस्ट निकाली, तो पहला है आपका एडवांस इकोनॉमी। राइट, कि एक पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी ज्यादा एडवांस है। अब मेरे पास ना दो टर्म्स आती है, एक होती है इकोनॉमिक्स ICS और एक होता है इकोनॉमी। भाई बहुत सारे लोग कह देंगे दोनों सेम है, राइट, बट दोनों सेम नहीं है। जब भी आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, NNP, ऐसे सारे पॉइंट्स को एक किताब में पढ़ते हो, एक बुक में पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, राइट, तो थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब यही थ्योरी किसी एक इंडिविजुअल पे, किसी एक
फर्म पे, किसी एक कंट्री पे, किसी एक स्टेट पे अप्लाई करते हो जस्ट टू सी द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, तो दैट इज योर इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्या है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, की मार्केट भाई कैसी है। आपने सुना होगा ना, मार्केट गिर गई। अगर जो लोग थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में ध्यान देते होंगे स्टॉक मार्केट में, तो उनको पता होगा कि कल ही मार्केट क्रैश हो गई है, सुबह सुबह ही। मतलब सारे जितने भी ट्रेडर्स है सबके फोन बज रहे थे कि अरे मार्केट क्रैश होगी, क्रैश होगी, क्रैश होगी। राइट, तो वही बेसिकली मार्केट जो है, कि वो जो मार्केट है वो किस तरीके से इमर्ज हो रही है, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, एंड किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्री हम आपका पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मिडिल इनकम कंट्री पढ़ा था। जो मिडिल इनकम कंट्री है उसमें हमने वैल्यूज दी थी कि इतने पैसे से इतने पैसे तक जो भी कंट्री की जीडीपी रहेगी वो मिडल में आएगी। अब उन्हीं पैसों से कम जितनी भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किस में आ जाएंगी, लो इनकम कंट्री में आ जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया, मैंने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, बिकॉज फिर आपका क्या काम है ना, सारी चीजें मैं ये बता दूंगी। तो जाइए वीडियो में देखिए, ठीक है, एंड कमेंट में बताइए। ओके, अगेन हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं, दैट इज सिंगापुर, 0.80। तुम ये देख लो, इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं ये 0.80, एक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट डेनमार्क, थर्ड हाईएस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है हर इंडेक्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लो। फोर्थ जो पॉइंट याद रखना, दैट इज कि इंडिया कहाँ पे आ रही है। ओके, जो इंडिया है जब हम उसकी बात करते हैं, तो इंडिया कौन सी रैंक पे है, 72 रैंक। इट्स अ गुड रैंक। देखो, अगर आप 174 के कंपैरिजन में बोलते हो इंडिया की 72 है, तो 72 रैंक ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छी है, नहीं नहीं, ठीक है। हम लोग बहुत लोगों से बहुत चीजों में आगे हैं। चलिए आगे चलते, इसके बाद कौन है हमारे थोड़े प्यारे प्यारे दोस्त, दुश्मन, बडीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश है 0.38 पे विद 113 रैंक। श्रीलंका 0.43, 92 रैंक। चाइना 0.63 ऑन 31st रैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग श्रीलंका बांग्लादेश से आगे है, ठीक है, बट अभी चाइना को बीट करना बाकी है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। बेसिकली हमने इसके बारे में आगे भी पढ़ा, थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशिएटिव कब लिया गया, 1944। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, मैं अभी आप लोग को बोल दूं कि मैंने इनिशिएटिव लिया है कि इन करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या है, इनिशिएटिव, मैंने बोल दिया, ठीक है। बट जब मैं इस चीज की शुरुआत कर दूंगी, जब से मैं वीडियोस डालना शुरू कर दूंगी, आप लोग उसको देख के पढ़ना शुरू कर दोगे, तब से वो स्टैब्लिश हो जाएगा ना, ठीक है। तो इनिशिएटिव 44 में लिया गया था, ठीक है। कौन सी कॉन्फ्रेंस में, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, वुड्स कॉन्फ्रेंस याद रख लेना, बिकॉज वुड्स तो याद रहेगा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पे वुड्स डिस्पैच करके एक मेगना काटा पढ़ते हैं आप लोग, एजुकेशन मेगना काटा पढ़ते पढ़ते हैं ना, बस वहीं से कि वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही बात हुई थी। एक्चुअली में हमारे सामने लाके कब खड़ा कर दिया गया, दिसंबर के महीने में, 27 दिसंबर 1945 में, हमारी आजादी से 2 साल पहले जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स वी नो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। मतलब क्या ये कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन पे, उसकी सिक्योरिंग फाइनेंस पे, स्टेबिलिटी पे, प्रमोट करना ट्रेड को, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरी स्टेटमेंट में इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक्स है, जैसे कि मॉनेटरी कॉपरेशन, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ थ्योरी की बात की गई है और यहाँ पे उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिए गए हैं। ओके, आगे जब हम चलते हैं, तो ये क्या है, एक यूएन से सर्टिफाइड एजेंसी है,
एंड ये इन एआई इंडेक्स के अलावा भी दो रिपोर्ट्स देती है, दैट इज स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद कैसे रख सकते हो, क्योंकि हमने इसी में पढ़ा स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरा इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक कैसे याद रख सकते हो, मैंने तुम्हें पहली स्लाइड में ही बता दिया, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। जब तुम इकोनॉमी कर रहे हो, प्रैक्टिकल चीजें कर दिख रही है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस तुमने थ्योरी तो पढ़ी होगी, बिना थ्योरी पढ़े तुम ये चीज नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर, मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जुलाई के महीने में एक अवार्ड दिया गया था, ठीक है। देखिए कौन सा था, सेंट एंड्रयू द एपोस्टाइल। नाउ ये अवार्ड क्या है, ये अवार्ड पहली बात तो है आपका रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, इंडिया का कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिमाग दौड़ाओ जरा अपना। हम्म, कुछ रत्न है उसमें, जैसे भारत रत्न हो सकता है, देश रत्न हो सकता है, ठीक है। हिंट दे दिया है, आंसर तुम्हें खुद बताना है। इसी के साथ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम, स्पेशली फॉर यू, कि आपका आर्मी में या फिर डिफेंस में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, ठीक है, वो भी आप लोग साथ के साथ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलो अब ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बेसिकली देख सकते हैं कि ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। कब दिया जाता है, जब एक्सेप्शनल सर्विस दी जा रही हो रशियन फेडरेशन को। और आपको पता है पुतिन के एंड मोदी के भाई भाई वाले कोड हमेशा रहे हैं, ओके। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। नाउ ये बेसिकली कब स्टैब्लिश हुआ था, 1698 में स्टैब्लिश हुआ था। ये थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो भी देख लीजिए। एंड कब दिया जाता है, जब कोई भी इंसान इंडिविजुअली, ठीक है, क्या करते, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दे सिविलियन एक्ट में या फिर मिलिट्री मेरिट में, तो ये अवार्ड दिया जाता है। एंड हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड पुतिन जी जो है क्या है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप जो है बार बार प्रूव भी करी है, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है, ओके। चलिए इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी जो है वो क्यों इस अवार्ड के हकदार हैं, बिकॉज रशिया यूक्रेन में वॉर हुई थी, उस टाइम पे भी इन्होंने अपनी दोस्ती को निभाया था, ठीक है। ऑल दो ना इन्होंने इंडिया पे कोई आंच आने दी, ठीक है, जो इनका डिसीजन रहा उसके वजह से, एंड ना इनकी फ्रेंडशिप पे कोई अफेक्ट पड़ा। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है 2021 में। यूनाइटेड स्टेट्स का आर्म फोर्स जो अवार्ड है वो भी किस पे, आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड अचीवमेंट, किस बेसिस पे, आर्मी बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो भूटान ने इनको अवार्ड दिया है, उसके बाद यूएन ने भी इनको अवार्ड दिया है। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो गल्फ कंट्री, जबकि बेरियन गल्फ कंट्रीज है, उन्होंने भी इनको 2019 में अवार्ड दिया है। मालदीव से भी अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। आगे जब चलते हैं तो रशिया से तो भाई मिला ही है, और ये 2019 में भी मिला था, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अरब से भी मिला है 2019 में। उसके आगे जब हम चलते हैं तो पैलेस्टीन से भी इनको 2018 में मिला है। पैलेस्टीन तो बहुत ज्यादा चर्चे में भी रहा है, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्यों, बट वहां से भी। अफगानिस्तान से भी 2016 में अवार्ड मिला है इनको। एंड लास्ट में सऊदी अरब से भी बहुत बार अवार्ड मिला है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, दैट हम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ इन इंडिविजुअल को अवार्ड मिला है? नो, ये सारे अवार्ड इनके नाम पर किसको मिले हैं, जीओआई। जीओआई कौन हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये सेंट एंड्रयू वाला जो अवार्ड है वो पूरे भारत की गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है। ये जितने भी भूटान अवार्ड हो गए, यूएन अवार्ड हो गया, ये बाकी अरब के अवार्ड्स हो गए, किसको मिले, पूरे भारत की गवर्नमेंट को मिले हैं, ओके। एंड यही वो स्टेटमेंट हो सकती है जिसमें आप फंस जाओ,
तो याद रखना कि अगर कोई भी अवार्ड जो है वो या तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी को या फिर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जी को मिलता है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आ रहा है, ठीक है, वो इंडिविजुअली उनके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं फटाफट से ना। ये रहे नरेंद्र मोदी जी। अब एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये रहा वो अवार्ड, ये देखिए गले में मेडल की तरह पहनाया जाता है, ठीक है, ये देखिए। और इसमें क्या बने हुए इनके जो, अब ध्यान से देखिए, एक सिमिलर है, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर होगा, यानी तीन ही बेसिकली क्या है यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब सिंबल्स किसके हो सकते हैं, सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री के लिए भी हो सकता है, तो तीन तरीके के मिलिट्रीज नहीं आ जाती हमारे पास, आर्मी हो गई ग्राउंड पे, नेवल हो गई, एयरफोर्स होगी, तो कहीं वही सिंबल्स तो नहीं है रशिया के, बिल्कुल सही, इजी, ये भी डिकोड कर लिया आपने, और ये मेडल की तरह पहनाया जाता है। चलो आगे लिखा भी है, इंडिया रशिया पार्टनरशिप बिकम्स पीएम मोदी ऑन रिसीविंग अ रशियन हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स, कि भाई देखिए बहुत अच्छे रिश्ते अब बन गए हैं, ठीक है, भाई ने दूसरे भाई को मेडल पहना दिया। एलिजिबिलिटी क्या है कि कुछ प्रोमिनेंट अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर पब्लिक फिगर होनी चाहिए, ठीक है। मिलिट्री लीडर्स को भी मिलता है अगर वो आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करते हैं साइंस में, कल्चर में, आर्ट में, या कोई भी वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है। फॉरेन स्टेट्स को भी मिलता है अगर वो क्या करे, आउटस्टैंडिंग सर्विस दे, किसके रिगार्डिंग, रशिया के रिगार्डिंग। यानी इस थर्ड पॉइंट के तहत हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम फटाफट से, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अच्छी लग रही है पिक्चर, क्या लिखा है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इस पे स्टार क्यों लगाया है, ये कुछ ऐसे अवार्ड्स है ना जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स छोड़ देता रहे, इसके बारे में कौन ही पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो खुंदक खाए बैठा होता है जब पेपर बनाता है, तो वो ऐसी ही चीजें ढूंढ ढूंढ के पूछता है, ठीक है। सबसे पहले नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, यहाँ पे इमेज देख के क्या लग रहा है, क्या ये एनिमल है, एनिमल्स को वो चारा खिला रहा है, यानी ये बच्चा और एनिमल को देख के मेरे दिमाग में इमेज आती है कि एनिमल हस्बेंड्री रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है ना, बिल्कुल सही। ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं इन द सेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफिकली, ठीक है। सब सेक्टर्स है बट मेजरली एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वो इस अवार्ड को देता है, बेसिकली हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जब हम बात करते हैं लाइफ स्टॉक और डेयरी के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड पढ़ लिया मतलब समझ लिया, देखो तुम ये सारी चीजें ना भी समझो ना तो भी मेरे को कोई दुख नहीं है, बट ये पढ़ के ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, बेसिकली एनकरेज करना कि दूध की प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये सारे कहाँ तक पहुंचे, हम तक पहुंचे। देखो आजकल क्या होने लग गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैक्ड दूध लेने लग गए हैं, ठीक है, पाउडर दूध लेने गए हैं, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है इस सेक्टर पे, ठीक है। तो जब हम इस सेक्टर को इनकरेज करेंगे, फंड्स देंगे, तो ये और मेहनत से काम करेंगे। अब मेहनत से कर दिया काम, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स वो कहाँ पहुंचाए, हम लोगों तक पहुंचाए। जैसे आपने वो सुना होगा कंट्री डिलाइट, ठीक है। देखो कंट्री डिलाइट एक अच्छी सर्विस है, मैं को यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कंट्री डिलाइट क्यों ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। पहला तो वो ये इंश्योर करता है कि देखिए जो भी आपको मिल्क आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, ठीक है। सेकेंड उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सेकेंड आपको वो दूध खरीदने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता, फोन पे बैठे एप्लीकेशन है। थर्ड तुम्हें मेहनत ही नहीं करने की जरूरत है, वो दूध का पैकेट तुम्हारे घर के बाहर जो तुम टाइम बोलोगे उस पर वो रख जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स पढ़ के, इसके अलावा तुम अगर वो पढ़ते हो क्या कहते हैं लिशियस,
जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको लिशियस के बारे में पता होगा। तो लिशियस क्या है? बेसिकली इट्स अ ब्रांड जो ये क्लेम करता है कि उसका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर जब आप बुक कर दोगे उस पर भी आप टाइम सेट कर सकते हो और उसी टाइम से फ्रेशली जो कट है मीट या जो भी आपने ऑर्डर किया है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि वो लोग कैसे टेक्निक्स को ऐड करें ताकि चीजें ऐड हो। अब लिशियस वाला एग्जांपल दिल पे मत ले जाना प्लीज, कई लोग पता लगे कैसे बोल दिया आपने जानवरों के बारे में, नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द अवार्ड वो क्या कंसिस्ट करता है? एक सर्टिफिकेट कंसिस्ट करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मॉनेटरी प्राइज जो है वो भी देता है। मॉनेटरी प्राइज मतलब थोड़ा सा उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट जो है यहाँ पे किया जाता है थ्रू दिस पर्टिकुलर अवार्ड। नाउ चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। नाउ पॉपुलेशन पे फिर बात आ गई। ठीक है, वैसे ही देखो बेचारे इंडियंस को ऐसे बोल दिया गया कि तुम्हारी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और इंडियंस कह रहे हैं तो है, क्या कर लोगे? राइट, तो ये उसी के रिगार्डिंग है बेसिकली। नाउ जरा थोड़ा सा ये जो इंडेक्स है इसको पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि उन्होंने ना लूप होल में कहा क्या है। इन्होंने कहा है अभी हम कहाँ है, 2024 में है। ओके, 2024 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 8.2 बिलियन है। ओके, ये पॉपुलेशन बढ़ेगी 2080 तक। ठीक है, मतलब जितने भी 2000 बॉर्न हो, जब आप लोग 80s की एज में होगे, ठीक है, तब तक पॉपुलेशन कहां तक पहुंच जाएगी? 10.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ओके, लेकिन इसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगी। ओके, एंड कब तक घटेगी? जब तक हम 21st में पहुंच जाएंगे ना, जैसे 2101 जब ईयर आएगा, उस ईयर में हमें देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है कम हो रही है। ठीक है, ये चीज जो है इन्होंने लूप होल में बात कही है। अब क्यों कही है इसके पॉइंट्स यहां देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट वही, पॉपुलेशन अपनी पीक पे चली जाएगी 10.3 बिलियन 2080 तक, एंड फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट जो मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, दे रहा है इस पॉपुलेशन बढ़ने में और घटने में, क्या है वो? फर्टिलिटी रेट है। ओके, अगर हम बात करते हैं करंटली फर्टिलिटी रेट क्या है, कि जो एक पर विमेन है, ठीक है, वो कितना बेबी बॉर्न कर सकते हैं, दैट इज 2.25। बेसिकली ये एक एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है कि जो एक फीमेल है आज के टाइम पे उनकी बॉडी इतनी हेल्दी है कि वो 2 बेबीज को बर्थ दे सकती हैं, तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। बट 1919 में ये रेट क्या था? 3.31 था। ओके, अब ये रेट 3.31 रेट और ये 2.25 क्यों है? क्या पहले की फीमेल ज्यादा हट्टी कट्टी थी? नहीं, देखो बहुत बेसिक सी चीज तुम इस फर्टिलिटी रेट के बारे में समझो। पहले की जो फीमेल्स थी, अगर आपने देखा होगा तो आपके फैमिली में भी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो जनरली 4 ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, 5 ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। 3 ब्रदर सिस्टर एक नॉर्मल सी चीज उस टाइम पे थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारे डिजीजेस का क्योर नहीं था, जिसकी वजह से फीमेल्स को होता था कि यार जो बेबी है बस वो हेल्दी पैदा हो जाए। बिकॉज अगर आप उठा के देखोगे इस रेट को तो यू विल गेट टू नो कि पास्ट टाइम में जो है बेबीज की डिजीजेस की वजह से डेथ हो जाती थी। इसलिए जो फीमेल्स हैं वो बेबीज क्या करती थी, 3-4 बेबीज करती थी कि चलो वैसे तो ना हो, बट अगर किसी रीजन की वजह से किसी बेबी की डेथ हो जाती है तो मेरे पास बेबीज हैं, और ठीक है मेरे पास मेरे बच्चे हैं इस चीज के लिए। ओके, बट आज के टाइम पे क्या है, क्योर मिल गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीमेल सोचते हैं कि चलो ठीक है 2 ही बच्चे अच्छे हैं, या फिर आपने बहुत तो ज्यादा देखने को आगे होगा कि बहुत लोग प्लान करते हैं सिर्फ एक ही चाइल्ड जो है बहुत है फैमिली के लिए, ज्यादा नहीं, वो ही अच्छी तरह पल जाए वो ही बहुत अच्छी बात है। राइट, वो चीज यहाँ पे क्या है, अब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना वो क्या है, जो बर्थ रेट है वो 73.3 ईयर्स का पहुंच गया है, कहाँ पे? 2028 में। और ये 8.4 ईयर्स
बढ़ गया है 1995। अब इसका मतलब क्या है, पहले जो लोग हैं वो शायद से 70 साल जीते थे, ठीक है, बट इवॉल्व होते होते अब वो 90 तक पहुंच जाते हैं। आपने गूगल पे देखा होगा कि लोग जो हैं वो 102 ईयर्स के हैं, ठीक है, एंड दे आर हेल्दी, विच इज वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, ठीक है। 101, 100 अब नॉर्मल हो गया है ना ये चीज, इसी चीज की वजह से नॉर्मल हो गया है। ओके, एक और चीज जो यहाँ पे समझना है, अर्ली प्रेगनेंसीज, ठीक है। अगर आपने बेसिकली इसमें क्या बात की गई है कि जो 2024 है उसमें जो 4.7 बिलियन बेबीज हैं, ठीक है, और 3.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड, वो क्या है, ऐसी मदर्स से बर्थ हुए हैं जो 18 से नीचे है, ठीक है। 18 से नीचे जो है फीमेल्स है जिन्होंने बर्थ दिया है, ठीक है, बेबीज को, एंड उसका भी बहुत अफेक्ट जो है पड़ रहा है। देखो, जो फीमेल है ना, इसलिए एक ईयर बोलते हैं हम लोग, क्या 24-25 इज अ गुड एज फॉर अ फीमेल टू बी अ मदर। देर इज अ रीजन, बिकॉज उस एज तक उस फीमेल की बॉडी कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए 100% डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे क्या हो गई है, खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड जिस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो अंडर 18 फीमेल्स हैं वो बेबी बर्थ दे रही हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है देखने को मिल रहा है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, नाउ इंडिया बेसिकली क्या है, तो देखो एक छोटी सी चीज है, पूरा वर्ल्ड पीक पे कब पहुंच रहा है, 2080। हमें बहुत जल्दी है, हम पहुंच जाएंगे पहले। हम नहीं, हम तो पहले फर्स्ट आएंगे। हम लोग जो है अपनी पीक एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन पे कब पहुंच जाएंगे, 2060 में पहुंच जाएंगे। हमसे थोड़ी वेट होता है ना, हम पहले पहुंच जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, राइट, विच इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज प्रैक्टिकली लेवल में आप लोगों से बात करती हूँ तो अभी ना इंडिया में इतनी ज्यादा मैनेजमेंट नहीं है। ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जब अपनी मतलब जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहां से घर जा रही होती हूँ, कि लोग रोड पे सोए हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया, छोटे छोटे बच्चे, अभी इतनी ठंड है यहाँ पे, तो वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि पॉपुलेशन बढ़ना और रिसोर्स ना होना कुछ अच्छी बात है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग 2060 तक जो है अपनी एक्सपेक्टेड जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती है वहां तक पहुंच जाएंगे। अनदर पॉइंट, अब आप ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से देख सकते हो, तो आपको पता है जनगणना, सेंसस, ठीक है, 2021 में नहीं हुई थी, डोंट वरी 25 में होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वहां से यू विल गेट एन आइडिया कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है बर्थ रेट में, डेथ रेट में, ठीक है, मेल फीमेल सारी चीजें आपको डेटा से मिल जाएंगी। अनदर पॉइंट कि UNDESA है जो इस इंडेक्स के बारे में हमें बताता है। बेसिकली ये एक चार्टर है, चार्टर का मतलब होता है रूल हो गया, रेगुलेशंस हो गया, जो इन चीजों के बारे में बताएगा। ये वर्क करता है किसके साथ, कुछ ऐसे कंट्रीज के साथ जिनके इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, ठीक है। इकोनॉमी को लेके गोल्स हैं, सोशली कुछ गोल्स हैं, एंड एनवायरमेंटली कुछ गोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इनके कुछ और रिपोर्ट्स भी निकाली जाती है, जैसे इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब ये चीज ना तुम्हें 2030 तक तो देखने ही मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर चीज में देखने को मिलेगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस जो है प्रोसेस आपका चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, जहां तक मुझे लगता है 5 रिंग्स आती हैं ओलंपिक्स में, राइट, यस, ये भी एक तरीके का ओलंपिक्स है, बट आप देख सकते हो मल्टीप्लाई, डिवीजन प्लस सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, तो ये किसका हो गया, मैथ्स ओलंपिक है, बिल्कुल। इंडिया ने बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट परफॉर्म किया है मैथ्स ओलंपिक में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो है हर साल होता है, दिस इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिमाग में छाप लेना, तुम्हारे दिमाग में ओलंपिक आते ही तुम क्या करते हो कि अरे हर 5 साल में होगा, यही होता है कि हर 4 साल में होगा, बताओ, आफ्टर एवरी 5 years और आफ्टर एवरी 4 years,
बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई ऐसे कि तुम्हारे बेसिक्स कमजोर है। ठीक है, आफ्टर चलो ये आंसर तुम दोगे अब खुद को कि कितने साल बाद होते हैं कि तुम इतनी माइनर सी चीज में कंफ्यूज हो गए हो। ओके, बट याद रखना कि जितना भी मैथ्स वाला काम है, पढ़ाई वाला काम है, वो हर साल होता है, पेपर हर साल होता है ना यूपीएससी का, है ना, इसीलिए जो मैथ्स का ओलंपिक है वो भी हर साल ही होता है। चलिए आगे जब हम चलते हैं, तो सबसे पहले आपका इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपिक जो है वो 1959 में होता है रोमानिया में, जहाँ पे 70 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। ठीक है, आज के टाइम पे 100 कंट्रीज हो गई है। ठीक है, अनदर पॉइंट, जैसे कि ओलंपिक्स है, हम लोग पढ़ते पैरा ओलंपिक्स हो गए, ठीक है, समर विंटर ओलंपिक्स हो गए, तो बेसिकली वो किसी भी डोनेशन पे नहीं चलते हैं, नहीं चलते ना डोनेशन पे, वो पैसे इकट्ठा करके खुद कराते हैं स्पोर्ट्स की, हाँ ये गेम होगी, और जो जीते उनको भी पैसे दिए जाते हैं ना। ये चीज याद रखेंगे कि जो मैथ्स ओलंपिक है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से चलती है। ठीक है, मैथ्स ओलंपिक के लिए डोनेशन लिया जाता है एंड तभी जो है ये ओलंपिक आपका कराया जाता है। आगे जब हम चलते हैं तो देखेंगे कि ये जो मैथ्स ओलंपिक था वो 65th ऑफ ओलंपिक था, जो कहाँ पे हुआ था, बेथ में हुआ था। ठीक है, बेथ कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में। जिन भी लोगों ने बात पढ़ा है जाग जाओ। ठीक है, ये बेथ बेसिकली इस जगह को बेथ बोला जाता है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो, next, we have India successfully undergoes ICCPR review. Now, what is this ICCPR? International Convent Civil Political Rights. मतलब भारत जो है फाइनली अपने सिविल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए पास कर चुका है एक पास, कि हमारे पास अच्छे खासे राइट्स हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो एक ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, यानी बहुत सारी कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। ठीक है, जो 1966 में बेसिकली इनिशिएटिव इसका लिया गया था। लेट्स स्टार्ट दिस, बट एस्टैब्लिश कब हुई, 1976 में। कौन मॉनिटर करते हैं, ह्यूमन राइट कमेटी। मैं ह्यूमन राइट कमेटी के बारे में नहीं बताऊंगे, हम ऑलरेडी एक आर्टिकल कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के रिगार्डिंग, जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग क्या होते हैं वो सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ये क्या करते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से डील करता है कि राइट्स ठीक हैं कि नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सारी कंट्रीज के राइट्स लेके आता है, चेक करता है कि अच्छा ये राइट है, इसको लगता है इस कंट्री के राइट में कमी है, तो वो उनको गाइड करता है कि आपको इसमें ये चेंज करने की जरूरत है, आप थोड़ा सा यहाँ लैक कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे जब हम चलते हैं तो ये है इंटरनेशनल बिल का पार्ट है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। इसमें 174 स्टेट्स जो है पार्ट लेती है। ओके, हमने सबसे पहले कौन सी न्यूज पढ़ी है यहाँ पे, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, आईएमएफ, वेरी गुड। आईएमएफ में कितने मेंबर्स, 174। ठीक है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स में कितने मेंबर, 174। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे डाल लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हो गई, कुछ ऐसे ग्रुप्स हो गए, कुछ ऐसे इंडेक्सेस हो गए जो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, मैक्सिमम के जो पार्टिसिपेंट्स है दैट इज 174। ओके, तो दिस इज बेसिकली एक छोटी सी टिप है, कभी अटक जाओ तो शायद से वहां काम है, तुक्का तुम्हारा शायद लग जाए तो उस चीज के लिए। इंडिया भी इसकी पार्ट है, कब से, 1979 से। हम तो आगे रहने की आदत है, हम यहाँ पे भी क्या आगे आगे आगे, मतलब यहाँ पे तो तुम देख रहे हो 3 साल में ही पहुंच गए हम। नहीं, मैं नहीं रहूंगा पीछे करके। चलिए, अनदर प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सभी इंडियंस के लिए, अभिनव बिंद्रा। आई गेस मुझे इस नाम को कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अभिनव बिंद्रा एक ऐसे प्लेयर जिनके नाम सुनते एक रिस्पेक्ट आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा को अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा, ओलंपिक ऑर्डर। देख सकते हैं, ये रहा, ये पहना इन्होंने। अगेन देर इज अ चेन, यहाँ पे ओलंपिक्स की 5 रिंग्स बनी हुई है। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर जो है मिला है। कौन थे अभिनव बिंद्रा, अगर आपको पता हो तो रिसेंटली शूटिंग में हमारे मेडल्स आए थे, तब अभिनव बिंद्रा का बहुत नाम हुआ था दैट कि भाई ये थे सबसे अच्छे शूटर। तो यस, ये ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स भी जो हमारे लिए लेके आए हैं वो अभिनव बिंद्रा है। अगेन
ये हाईएस्ट अवार्ड है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। 1975 में शुरू किया गया था एंड ये ओलंपिक डिप्लोमा के मेरिट पे दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि इसने ओलंपिक डिप्लोमा मेरिट को रिप्लेस किया है, सॉरी। नाम पहले ये था ओलंपिक ऑर्डर का, ठीक है, अब रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे? सिल्वर। तो ये कौन सा मिला है? सिल्वर, ठीक है। चलिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी दिस कोड। एंड इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये सारे ही करंट अफेयर्स जो है अच्छे लगे होंगे, ठीक है, एंड समझ आए होंगे। तो इनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसके नोट्स के लिए, पीपीटी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।